नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव की, किसान की, और हमारी कोशिश होती है कि तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप किसानों तक पहुंचाएं ताकि हमारे गांव विकास की धारा से जुड़ सके। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद नजर डालेंगे हमारा पशुधन पर और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। खेती किसानी में हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग फसलों के बारे में हम अपने किसानों तक विशेषज्ञों की सलाह पहुंचाएं ताकि सही बातों का वो ध्यान रखते हुए अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक सभी बातों का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं आज क्या है आपके लिए खेती किसानी में। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के कई रास्ते हैं। खेती करके हर किसान बेहतर उपज लेना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है बेहतर बीज की उपलब्धता होना। हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नित्य नवीन शोध कार्य करके उन्नत बीज किसानों तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। पूसा संस्थान का ये ध्येय रहता है कि कम जोत वाले किसान भी उन्नत बीजों से भरपूर पैदावार ले, लेकिन कभी कभी बीजों की मांग को पूरा करना मुश्किल होता है। ऐसे में कृषक सहभागिता कार्यक्रम के तहत किसानों के द्वारा बीज उत्पादन कार्य को संपन्न कराया जाता है, जिसमें विशेषज्ञों की निगरानी में उनके ही खेत में बीज उत्पादन कराया जाता है। इसमें किसान को सामान्य फसल के मुकाबले कहीं ज्यादा मुनाफा मिलता है। कृषक सहभागिता के माध्यम से पूसा संस्थान बीज उत्पादन का कार्य करता है। इस काम में किसान आमतौर पर अपने खेतों में जैसे फसलें उगाते हैं वैसे ही खेती करनी होती है, लेकिन बीज उत्पादन में कई बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें जरा सी लापरवाही से बीज की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। किसान को किन बातों का ध्यान रखना होता है और किसान के चुनाव कैसे किया जाता है, बता रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक। अपने एक प्रगतिशील किसान जो कि हमारे IRI के लिए बीज उत्पादन करते हैं, उनके क्षेत्र पर खड़े हैं और इस किसान की सफल गाथा के साथ साथ आज मैं बीज उत्पादन पे बात करूंगा कि कैसे बीज उत्पादन कृषक सहभागिता से करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि कृषि में बीज एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। बीज उत्पादन का एक मूल आधार है। तो अगर अच्छा बीज नहीं है तो कृषि का उत्पादन अच्छा संभव नहीं है। इसलिए बीज उत्पादन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आज जो हम जिस खेत में खड़े हुए हैं ये हमारी पूसा संस्थान की बहुत ही प्रचलित प्रजाति है, जिसको कि HD 3086 के नाम से जाना जाता है। और इस प्रजाति के साथ साथ जो अगर हम बात करें कि इस प्रजाति का फैलाव कितना है, तो करीब करीब इस वर्ष अगर इसका हम DAC इंडेंट देखते हैं, जो कुल बीडर सीड की मांग है वो करीब 1700 कुंटल है। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वैरायटी का एरिया जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और जो कि कई लाख हेक्टेयर में ये आच्छादित है। हम जो कृषक सहभागिता बीज उत्पादन करते हैं उसमें कुछ सावधानियां हैं। बीज को अगर हम सरकारी तंत्र से पूरा करना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। बिना कृषक की सहभागिता से बीज को हर किसान तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है और इसी उद्देश्य से पूसा संस्थान ने ये कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया, जिसका कि मुख्य उद्देश्य तो ये था कि बीज की मात्रा, उन्नत बीज कैसे मात्रा उसकी बढ़ाई जाए, और दूसरा ये था, उसके पीछे एक और लॉजिक था कि जब किसान के द्वारा बीज उत्पादन होगा तो उस जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र के लोग और ज़्यादा से जल्दी वो प्रसार में वैरायटी आएगी, लोग उसको देखेंगे और उसको अंगीकृत करेंगे। तो यही उद्देश्य के साथ ये परियोजना शुरू की गई थी। और जब ये परियोजना शुरू की गई थी इसके परिणाम इतने सुखद आए कि जहां हम आज खड़े हुए हैं ये किसान श्री प्रीतम सिंह जी हैं और इन्होंने 2012 से ये हमारी इस परियोजना से जुड़े हैं। जब इनका जुड़ाव हुआ उस समय ये एक सामान्य किसान जैसा करते थे, बीज ले आए, बो दिया और अपना उत्पादन किया। लेकिन जब इनको हमने बीज से जोड़ा तो इनकी गाथा आप इनसे खुद सुनेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा।
तो उससे और आज तक के जब हम परिदृश्य को देखते हैं तो जिसको कहते हैं ना कि बदलाव और बड़ा बदलाव, और बड़े बदलाव से भी महाबदलाव कैसे हो सकता है, वो इसकी गाथा ये खुद बताएंगे। तो हम क्या करते हैं कृषक सहभागिता में, संस्थान पहले उन किसानों को चिन्हित करता है कि जो किसान प्रगतिशील हैं और बीज के महत्व को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उनको हम छोटा सा प्रशिक्षण देते हैं और उनको बीज के महत्व को समझाते हैं, और फिर उनको हम अपने यहाँ से एक जिसको प्रजनक बीज कहते हैं, शुद्ध बीज बिल्कुल देते हैं, और उसके साथ साथ उनको उस बीज के समस्त लक्षणों से भी अवगत कराते हैं कि इस वैरायटी की इतनी अवधि है, इतना इसका खाद की रिक्वायरमेंट है, इसका बुआई का उचित समय क्या है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी उत्पादन में, ये हम सब किसान को बताते हैं। और उस बीज को हम जब देते हैं तो उस किसान से ये भी कहते हैं कि पिछली साल जो आपने बीज की फसल बोई थी उसमें क्या फसल थी, कहीं आइसोलेशन कितना होना चाहिए, एक फील्ड से दूसरे खेत की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सब हम उनको मानक बीज उत्पादन के जितने भी मानक हैं वो उनको समझाते हैं और उनके प्रक्षेत्र में जाके समझाते भी हैं और करके दिखाते भी हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब किसान बताए हुए रास्ते पर चलता है तो उसको अच्छा उत्पादन मिलता है और नई प्रजाति को प्रसार भी मिलता है। जैसे हम इन्हीं किसान की बात करें, प्रीतम सिंह जी की, इनके यहाँ करीब 2012 से हम उत्पादन कर रहे हैं। आज जब मैं इनसे ऐसे ही पूछ रहा था कि 2012 से आज तक की प्रगति आख्या बताइए, तो इन्होंने जो बताया तो उससे हमको भी लगा कि शायद हमारा संस्थान का प्रयास सार्थक हुआ। इन्होंने उसका जो इनपुट आउटपुट बताया वो ये बताया कि लगभग हम धान का जो बीज है वो किसानों के, हमारे लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन किसानों के लिए भी उत्पादन करते हैं। और कई बार इनके यहाँ किसान देख के जाता है और अगली बार इनसे मांग करता है। तो ये कह रहे थे कि हम करीब 25 लाख का बीज किसान मतलब बेच लेते हैं इस तरीके से धान में, और इसी तरीके से गेहूं में 10-12 लाख का बीज बेच लेते हैं। तो जब हम एक सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं तो एक किसान करीब 40-45 लाख का ये, और इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है, कई लोगों के साथ मिलके पूरे गांव की तस्वीर बदलती है। एक किसान के अकेले नहीं बदलती। एक अच्छी प्रजाति अगर किसी क्षेत्र में जाती है और उसको किसान एक दूसरे से देखता है, किसान में भाईचारा बहुत होता है, तो वो एक दूसरे खेत देखता है, तुम्हारे खेत में कौन सी प्रजाति है अच्छी है, तो वो फिर मांग करता है। तो इसी तरीके से इनसे जो हमने 2012 में सफ़र शुरू किया था वो PV1 से शुरू किया था, और आज हम अगर बात करें 1509 की, PV 1509 की, 1121 की, तो एक सफलता है कि ये एक स्तंभ हैं जो बराबर लगते रहे। और ये जैसे वो कहते नहीं है कि 1 स्टार लग गया फिर 2 स्टार लग गए, तो इनके वो तगमे लगते रहे और आज इनके तगमे इतना विस्तृत रूप ले चुके हैं कि जिसका इनको कि सीधा सीधा लाभ इनको नहीं इस क्षेत्र को भी मिल रहा है। तो हम जब शुरू कर रहे थे तो हमने इनको मूल बीज देते हैं, जो प्रजनक बीज होता है वो इनको देते हैं शुद्ध, और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। समय समय पे इनको समस्त क्रियाएं बताते हैं, अगर कोई रोग कुछ आता है तो वो भी हम समझाते हैं, और उसका कैसे उन्मूलन करें उस पर भी हम ध्यान देते हैं। फिर रोगिंग कैसे करें, शुद्ध बीज की 100% शुद्धता कैसे बनाए रखें, वो सब हम इनको बताते हैं। इवन अवांछनीय पौधों को निकालना, ये सारी क्रियाएं बताते हैं। और ये जब उसको करते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो थ्रेसिंग से लेके, बुआई से लेके थ्रेसिंग तक, और थ्रेसिंग से मार्केट तक, इनको सारे चैनल पता होते हैं। और उसी के तहत ये हमारे यहाँ जब बीज लाते हैं फिर प्रोसेसिंग होती है, और उसमें से फिर हम इनको तकरीबन ये जो गेहूं की बात करें तो गेहूं में इनको 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इनको पैसा मिलता है। और नॉर्मल गेहूं की बात करें अगर जैसे तो 1975 रुपये। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, 1975 रुपये प्रति कुंटल है, तो 19 रुपये 75 पैसे प्रति किलो हो गया। तो इसमें इतना इनको लाभ मिल जाता है। और इसके अलावा लाभ के अलावा इस क्षेत्र को जो एक अच्छी प्रजाति मिल जाती है, वो एक हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा काम है वैज्ञानिक के नाते कि अपनी प्रजातियों को किसानों तक पहुंचाना, और उसमें किसान की सहभागिता से अगर पहुंचे तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो किसान की सहभागिता से बीज उत्पादन और किसान कैसे अत्यधिक स्वावलंबी बने और उसकी आमदनी कैसे बढ़े, इन सब बातों को
देखते हैं। और जब अब हमने इसका कई जगह प्रयोग किया है। ये जो जगह है ये एक उल्लाना गांव है पानीपत में। ऐसे ही अलग अलग संस्थान अलग अलग जगह चयनित करता है, जो संस्थान से 120 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। कई बार तो हम थोड़ा दायरा बढ़ा भी लेते हैं क्योंकि उसी हिसाब से वैरायटियों का प्रसार होता है। और उस क्षेत्र के लिए जो सबसे प्रचलित प्रजाति होती है उसके साथ हम तुलनात्मक भी करवाते हैं कि देखिए नई प्रजाति को अपनाने से, तो कुल मिला के अगर नई प्रजाति अपनाते हैं और शुद्ध बीज को अपनाते हैं तो करीबन 20 से 25 से 30% तक तो किसान को शुद्ध लाभ होता ही है। हरियाणा के किसान प्रीतम सिंह जी अपने खेतों में गेहूं के बीजों का उत्पादन करते हैं। सामान्य खेती किस तरह अलग है और वो किन बातों का ध्यान रखते हैं, जानते हैं। IRI के माध्यम से हमें एक प्लेटफार्म मिला, जैसे कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, शायद मेरे पास शब्द नहीं है जिसको बयान करने के लिए, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं कि जो सिनेरियो है आज मेरे गांव का, मेरे आसपास का, तो साथ में IRI ने हमें अपने साथ जोड़ा। जो उनका बीज प्रोग्राम था, फार्मर पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम में जब हम उसमें आए तो हमारा बीज उत्पादन के साथ हम जुड़े। तो उसमें समय समय पर हमने हाइब्रिड सीड पे भी IRI ने मेरे को ट्रेनिंग दी और भी हमें ट्रेनिंग दी। तो हमें पता चला कि बीज और अनाज में क्या है अंतर है। ज़्यादातर लोग घर का बीज इस्तेमाल करते थे, जबकि बीज और आम अनाज में ये अंतर है कि आम अनाज तो खाने के लिए या कई जगह यूज होता है, बीज को अगली फसल उत्पादन देनी होती है, तो इसलिए उसकी क्वालिटी गुणवत्ता होनी ज़रूरी है। तो जो हमें IRI ने सिखाया समझाया तो हम उस पर काम कर रहे हैं। तो आज मैं जहां IRI के लिए बीज उत्पादन कर रहा हूं, वहां कुछ और कंपनियां भी हमसे उत्पादन करवा रही हैं। और जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज की बहुत भारी कमी है, आज बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसके हिसाब से बहुत दूर दूर से फार्मर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से फार्मर, राजस्थान तक के भी फार्मर मेरे से जुड़े हैं, जो सीधे हमारे फार्म से फार्मर टू फार्मर करके सीड ले रहे हैं, जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ रही है। तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा उससे बीज उत्पादन करने की वजह से जो अलग से आमदनी हो रही है 20 से 25% मेरे को एक्स्ट्रा उसमें इनकम हो जाती है। बीज उत्पादन करके किसान न सिर्फ अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे बल्कि देश के बाकी किसानों को भी उन्नत बीज उपलब्ध कराने में मदद कर पाएंगे। खेती किसानी से जुड़ी हुई हमारी ये थी आज की रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि पशुपालन हमारे किसानों के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए लाभकारी साबित हो सके। तो आइए जानते हैं आज क्या है हमारा पशुधन में आपके लिए विशेष।
भेड़ पालन कम श्रम में अधिक मुनाफे का व्यवसाय है। इसमें कुछ विशेष खर्च की जरूरत नहीं होती है। पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है और सिर्फ चराई से इनसे मांस, दूध और ऊन पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा भेड़ों के होठों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि फसल कटाई के बाद बची गांठों को खाने में अनुकूल होते हैं। इस तरह ये फसल अवशेष को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है। इतनी खूबियों के बाद भी भेड़ों की संख्या में कमी देखी जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण मांस के लिए भेड़ों का बढ़ता उपयोग है। वहीं इनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी पाई जा रही है। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि वो इनसे मिलने वाले उत्पादों की महत्ता को समझते हुए भेड़ पालन में रुचि बढ़ाए। ये बेहद सरल और सहज है। इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे लगभग हर तरह की जलवायु में भेड़ पालन किया जा सकता है। भारत में 30 से 40% भेड़ें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से भेड़ की नस्ल का चयन करना चाहिए। जैसे मांस के लिए पाली जाने वाली भेड़ें मालपुरा, मेरिनो, कोरिडायल, रामबुले, नाली, छोटा नागपुरी और बीकानेरी। ऊन के लिए पाली जाने वाली भेड़ें मालपुरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी, छोटा नागपुरी। भेड़ों के रहवास की बात करें तो 12x15 का स्थान 50 से 60 भेड़ों के लिए पर्याप्त होता है। भेड़ों के खुर बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए कमरे या रहने के स्थान का फर्श कच्चा होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए समय समय पर टीकाकरण भी करना चाहिए। औसतन एक भेड़ से साल में 2 बार मार्च और अक्टूबर में ऊन लिया जा सकता है। ऊन निकालने से पहले पशुपालन विभाग से प्रशिक्षण जरूर ले। साथ ही अच्छी किस्म की भेड़ से साल में 2 बार बच्चे होते हैं, जिससे भेड़ों की तादाद में इजाफा होता है। इसके अलावा इन बातों का ध्यान रखें। आवास में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आवास में प्रकाश और हवा का उचित आवागमन रखें। मौसम के अनुसार नस्ल का चयन करें। भेड़ के प्रजनन के लिए 12 से 18 माह की आयु उचित मानी जाती है। इस तरह कम खर्चे पर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। भेड़ पालन कम व्यय पर ज्यादा मुनाफा देने में सक्षम है। साथ ही ये व्यवसाय भूमिहीन या छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बेहतर विकल्प है। वहीं पहाड़ी इलाकों में सिर्फ चराई पर ही इन्हें पाला जा सकता है। इस तरह देखा जाए तो भेड़ पालन किसी भी नजरिए से घाटे का सौदा नहीं है। तो ये था हमारा आज का पशुधन, जिसमें आज हमने विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। अब वक्त हुआ इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, तो आइए देखते हैं क्या है विशेषज्ञों की सलाह इस माह के पशुपालक कैलेंडर में। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर, मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गांव किसान में बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गांव किसान में। चलिए बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान यानी वो किसान जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा और अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान को नई पहचान मिली और अन्य किसानों के लिए भी वो प्रेरणा बने। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कामयाब किसान की कहानी आज के हमारे कामयाब किसान में। देश भर के किसान पारंपरिक फसलों के स्थान पर आधुनिक खेती को अपना रहे हैं, जिससे कम जोत में अच्छा मुनाफा मिलना संभव हो पाया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर किसान नकदी फसलें लगाकर खेती को लाभ का व्यवसाय बना रहे हैं। ऐसे ही किसान है मनोज कुमार। ट्रैक्टर को रफ्तार दे रहे ये है मनोज जी। अपनी सूझबूझ से अपने करीब 2.5 हेक्टेयर के खेत में भरपूर उत्पादन ले रहे हैं। इस समय उनके खेतों में प्याज, गेहूं, काला गेहूं, हीरा, खरबूज जैसी फसलें लगी हुई हैं। फसलों को पर्याप्त पानी मिलता रहे, इसके लिए उन्होंने वर्षा जल को संचयन कर रखा है। साथ ही कम पानी में अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए ड्रिप सिंचाई विधि अपनाते हैं। हालांकि पहले मनोज भी पारंपरिक फसलें ही उगाया करते थे, लेकिन कृषि के क्षेत्र में मिली नई जानकारी और प्रशिक्षण के बाद वो भी नकदी फसलें लगाने लगे हैं। वो बताते हैं कि इससे उनके खेतों और उनकी आर्थिक हालात में काफी सुधार हुआ है। मेरे पास लगभग 2.5 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें मैंने परंपरागत खेती के साथ में नए नवाचार करने के लिए प्रयास किया है। इसमें हम तरबूज की खेती, हम गेहूं चने के साथ में तरबूज की खेती करते हैं, जिसमें अधिक लाभ मिले, कम पानी की जरूरत पड़ती है। तरबूज की खेती में हम ड्रिप लगाकर उसमें हम बोते हैं, जिससे पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। और साथ में इसमें मजदूर भी कम ज़रूरत पड़ती है। खरपतवार निकालने के लिए मजदूर नहीं चाहिए, और जो पानी है वो पूरा का पूरा पानी तरबूज में काम में आता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम इस परंपरागत खेती को छोड़कर नई तकनीक अपनाएं, जिससे कि हमें उत्पादन अधिक मिले, और जो खेती से किसानों का जो मोह भंग हो रहा है उसको हम वापस इसी खेती में जोड़कर अधिक से अधिक लाभ कमाने के ओर प्रेरित करें। इस पानी की अपना एरिया लगभग पानी की कमी है इसमें, और इसको गवर्नमेंट ने भी डार्क जोन घोषित कर रखा है। तो इस कम पानी में अधिक उत्पादन कैसे करें, इसके लिए सभी किसानों से मेरा एक निवेदन है कि वो ऐसी फसलों का चयन करें जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली हो और उससे अधिक लाभ मिले। फिर इसके बाद में हम पानी की पूर्ति करने के लिए जैसे फार्म पॉट मेरे पास फार्म पॉट बनाया हुआ है। गवर्नमेंट की योजना थी, उसमें हमने फार्म पॉट बनाया, पास में ही टिन शेड लगा हुआ है। उसका जो पानी है वो हम फार्म पॉट में इकट्ठा करते हैं बरसात के दिनों में, और उसके बाद जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है तो उस फार्म पॉट से उस पानी को हम फसल में काम में लेते हैं। और जो बरसात का पानी होता है वो हमारे ज़मीन में जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, और बरसात की पानी में ऐसी नहीं पाई जाती है, और उसमें पोषक तत्व भी अधिक अच्छे होते हैं। तो हमारा जो उत्पादन है वो अधिक अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, सबसे मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक फार्म पॉट बनवाएं, और जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा करें, और जहाँ पर पानी की कमी है उस पानी में उस जगह उसको उपयोग में लें। और जो भी मेरे जैसे पढ़े लिखे किसान भाई हैं, मैं MA BEd हूँ, और मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जो हम सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो वो निराश न होकर आप सब भी खेती की ओर आप बढ़ें, और खेती में वो खेती करें जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। नए नवाचार हैं, हमने तरबूज की खेती की है। तरबूज के साथ में अब की बार मैंने ककड़ी लगाई है कि इसमें कितना उत्पादन होगा। मनोज जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया है, और उनका ये कदम उन्हें जैविक खेती की ओर ले जा रहा है।
मनोज जी के यहाँ देसी गाय पालन भी किया जाता है, जिससे वो जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करते हैं। साथ ही जहाँ दूध उत्पादन से अतिरिक्त मुनाफा होता है, वहीं जैविक खाद के उपयोग से लागत में भी कमी आई है। इसके साथ में मैंने भी पशुपालन भी किया है और उद्यान विभाग में जो हमारे उद्यान निदेशक थे भागीर जी संबल, उन्होंने भी कृषि के साथ साथ में पशुपालन के लिए भी हमें प्रेरित किया है और हमें देसी गाय ला रखी हैं। 3-4 गाय हमें जो हॉलिस्टर है वो भी हैं। हम खेती के साथ में पशुपालन करके दूध व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिससे हमें अधिक उत्पादन मिले। हमें जो देसी गाय है उससे हम जो ये तरबूज की खेती है या जो भी हमारी फसल है उसमें देसी गाय से हम और दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे जीवामृत है, निमास्त्र है, ये सब बनाकर हम कीटनाशकों के रूप में उनका उपयोग करते हैं और उनकी हमारी पैसे की बचत भी होती है और उनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। मनोज जी का ये कदम उन युवाओं के लिए बेहतरीन उदाहरण है जो भविष्य बनाने के लिए शहरों का रुख करते हैं, जबकि खेती में हो रहे नए बदलाव युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने में सहायक है। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान की दास्तां। आशा करते हैं कि इस कहानी को देखकर आप भी अपने जीवन में कुछ न कुछ सीख जरूर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप हमसे YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम को देखें। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। गांव किसान के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।